दोस्तों, पानी हमारे ज़िंदगी में कितना इम्पोर्टेंट है इसका अंदाज़ा हम इस चीज़ से लगा सकते हैं कि इस वक्त हर एक नया स्पेस मिशन दूसरे प्लैनेट्स पर पानी खोज रहा है, लेकिन हमारे आसपास भी बहुत पानी है। इतना पानी कि धरती का 71% हिस्सा तो पानी से ही बना है। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि पानी आखिरकार धरती पर कैसे आया? इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देखिए, अगर आपने कभी साइंस को पहले सीरियस नहीं लिया तो थोड़ा सा पृथ्वी के बारे में जानना जरूरी है। दोस्तों, हमारी पृथ्वी 400 करोड़ साल पहले बनी थी, लेकिन ये बनी कैसे थी? ये बनी थी स्पेस में फैले गैस पार्टिकल्स से, जो धीरे धीरे ग्रेविटी के कारण साथ आ रहे थे। जैसे जैसे इसका साइज और मास बढ़ने लगा तो ये प्रोसेस और भी तेज होता चला गया और फिर बड़े बड़े पत्थर भी इसमें आकर जुड़ने लगे। हर बार जब कोई पत्थर इस नवजात धरती से टकराता तो फ्रिक्शन हीट जनरेट करता था, जिससे गर्मी भी पैदा होती थी। इसलिए अपने शुरुआती दौरों में धरती का तापमान सैकड़ों डिग्री सेल्सियस तक था और आप मान सकते हैं एक गर्म आग का गोला था। अब यहाँ पर आप गौर करेंगे कि अगर धरती गर्म थी तो यहाँ पानी का होना असंभव था। तो धरती का 71% हिस्सा इस पानी से कवर कैसे हुआ? दरअसल इस सवाल पर हाल ही बहुत सारी रिसर्च भी सामने आई है, लेकिन सबसे पहले उस मॉडल पर चलते हैं जिसे अभी तक हम सही नहीं मान रहे हैं। दरअसल वैज्ञानिकों का बहुत समय से ये मानना है दोस्तों कि धरती पे पानी तब आया था जब बहुत सारे कॉमेट्स धरती से टकरा गए थे। अब अगर आपको कॉमेट्स की साइंस पता हो तो आप जानते होंगे कि कॉमेट्स का ज्यादातर हिस्सा आइस से ही बना होता है। इसलिए जब वो सूरज के पास से गुजरते हैं तो इवेपोरेट करते हुए आइस चमकती है, जिसे हम कॉमेट की टेल नजर आ जाती है। अब माना यही जाता रहा है ये कॉमेट बहुत सारी संख्या में कई हजारों साल तक धरती पर गिरते रहे, जिससे कि धरती पर पानी आया। लेकिन धरती के टेम्परेचर के कारण ये पानी हमेशा भाप के फॉर्म में ही रहा और धरती की ग्रेविटी ने कभी इस भाप को स्पेस में नहीं जाने दिया। और इसके बाद जब धरती का टेम्परेचर गिरने लगा तब ये भाप लिक्विड वाटर में बदलना शुरू हुआ और समुद्रों का निर्माण हुआ। इसके बाद आइस एज आई, जब सारा पानी बर्फ बन गया। ये वही समय था दोस्तों जब आदमी एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक पैदल सफर करने लगे। जब आइस एज के खत्म होने के बाद ये बर्फ पिघली, तब सभी कॉन्टिनेंट्स की बर्फ फिर से पानी में बदल गई और इंसानों का आपस में कनेक्शन जब तक के लिए टूट गया, जब तक हमने बोट्स बनाकर फिर से यात्रा शुरू नहीं कर दी थी। और पानी पे लौटे तो जो पानी धरती पर पहले था वो आज भी है, यानी पानी इवेपोरेट होकर बादल बनता है, फिर वापस बरसता है, फिर दोबारा से इवेपोरेट हो जाता है और इसी तरह रिसाइकल होकर ये आज तक हमें जिंदा रखे हुए हैं। इस थ्योरी को बहुत किस्सों में तो एक्सेप्ट किया जाता था और अभी आप ज्यादातर किताब देखेंगे तो आपको इसी थ्योरी के बारे में पता चलेगा। लेकिन इस थ्योरी में कुछ कमियां जरूर है। देखिए, सबसे बड़ी कमी तो ये है कि जितना पानी धरती पर मौजूद है उसके लिए जरूरी है कि करोड़ों कॉमेट्स आकर धरती से टकराए हो। अब कॉमेट्स तो एस्टेरॉयड के तरह नहीं होते जो स्पेस में बड़ी मात्रा में उपलब्ध हो, और कॉमेट्स बहुत ही रेयर हैं, इसलिए हमें कई सालों में एक आध बार दिखाई देते हैं। अब दुनिया का सबसे मशहूर कॉमेट हेलिस कॉमेट है, जो हर 84 साल बाद धरती के पास से गुजरता है। ऐसे में अगर कॉमेट्स इतने रेयर है तो इतने भारी मात्रा में उनका धरती से टकराना क्या पॉसिबल है? अब जब हम करोड़ों साल पहले की बात कर रहे होते हैं तो वैसे तो कुछ भी पॉसिबल है, बट ये अकेला एक ऐसा सवाल नहीं है जिसने कॉमेट्स वाले थ्योरी पर सवाल करने शुरू किए। पिछले कुछ सालों में हमने कॉमेट्स पर स्टडी किया है और कॉमेट्स में जो आइस पाई जाती है उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है वो उस पानी की नहीं बनी होती है जो इस धरती पर मिलता है। जी हाँ, होने को तो धरती और कॉमेट वाले आइस दोनों में 2 हाइड्रोजन के एटम एंड 1 ऑक्सीजन के एटम होते हैं, लेकिन जो आइस कॉमेट्स पे पाई जाती है उसमें एक एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन भी पाया जाता है जो उसे H2 के बजाय D2O यानी हैवी वाटर बना देती है। और हैवी वाटर हमारे धरती पर बहुत कम है, इसलिए वैज्ञानिकों ने ये सवाल करने शुरू कर दिए हैं क्या जिस कॉमेट थ्योरी को वो अभी तक सही मान रहे थे वो गलत हो सकती है। तो फिर से आइए हम उसी सवाल पर आ जाते हैं कि धरती पर पानी आया कैसे। देखिए दोस्तों, 2020 के पब्लिश पेपर में कुछ दावा किया गया था कि ये मुमकिन है कि मीटियोराइट्स के वजह से ही ये पानी आया हो। आप तो जानते ही होंगे कि धरती पर रोज ही कई मीटियोर्स गिरते हैं जो हर शेप और साइज के होते हैं, लेकिन वो पहले ही एटमॉस्फेयर में जलकर काफी हार्मलेस हो जाते हैं। अब यहाँ पर जिस मीटियोराइट्स की बात हो रही है उसे कॉन्ड्राइट्स कहा जाता है, और जब धरती आकार ले रही थी
थी तब यही कॉन्ड्राइट्स थे जो ग्रेविटी के कारण जुड़कर एक प्लेनेट बन रहे थे। अब इन कॉन्ड्राइट्स में भी एक कैटेगरी होती है एस्टेटाइट कॉन्ड्राइट मेटियोर्स की, के अंदर पानी पाया जाता है। जी हाँ, कितनी पानी? लगभग 100 लीटर के वॉल्यूम में 354 मिलीलीटर। ये नंबर छोटा जरूर लग सकता है, लेकिन जब पूरी धरती को हम देखेंगे तो इसका ज्यादातर हिस्सा इसी तरह के एस्टेटाइट कॉन्ड्राइट्स या फिर ECS से मिलकर बना है। तो एक तरफ से आप ये भी कह सकते हैं कि पृथ्वी पर जो पानी है वो उन्हीं पत्थरों से आया है जिससे पृथ्वी बनी है। और इस बात को ऐसे ही कैसे मान लिया जाए? क्या इस बात का कोई सबूत हमारे पास मौजूद है? देखिए, दरअसल 2017 में वैज्ञानिकों ने एक डिस्कवरी की थी जिसमें उन्होंने बताया था कि पृथ्वी के सतह पर जो पानी मौजूद है उससे 3 गुना पानी पृथ्वी के अंदर है। आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा कि पृथ्वी की 3 लेयर्स हैं, जिसमें से पहली है क्रस्ट जिसके ऊपर हम सब हैं, और फिर है मेंटल जो कि पत्थरों से बनी है जहां गर्म लावा मौजूद है, और आखिर में है कोर जहां पर गर्मी इतनी ज्यादा है कि लोहे और सोने जैसे मेटल भी लिक्विड फॉर्म में मौजूद है। अब अगर हम क्रस्ट के बाद मेंटल को देखें तो उसके भी 2 हिस्से हैं जो अपर मेंटल और लोअर मेंटल कहलाते हैं। अब मेंटल का जो हिस्सा है वो भी उन्हीं ECS से बना है जिसकी हमने अभी बात कही थी, और 2017 में पाया गया दोस्तों। लोअर मेंटल और अपर मेंटल के बीच में जो 410 से 660 किलोमीटर चौड़ी जो लेयर है उसे मेंटल ट्रांजिशन जोन कहते हैं, और इस जोन में धरती के सतह के मुकाबले 3 गुना ज्यादा पानी पाया गया है। इसके लिए काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स भी किए गए थे जो कि काफी टेक्निकल थे। लेकिन आसान भाषा में समझने की कोशिश की जाए तो एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया कि मेंटल जो मिनरल्स है उनकी नेचुरल प्रॉपर्टी का मेजरमेंट क्या होना चाहिए था, और अगर वहाँ पर पानी है तो उसका मेजरमेंट क्या होना चाहिए था। इसके बाद जब विस्कोसिटी और दूसरी प्रॉपर्टीज को मेजर किया गया तो वो दर्शाते हैं कि वहाँ पानी मौजूद है। इसके अलावा आपको फिर भी प्रूफ चाहिए तो वो दर्शाते हैं कि जिन ECS में पानी पाया जाता है उनमें भारी मात्रा में नाइट्रोजन भी पाई जाती है, जो ये भी एक्सप्लेन करती है कि हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की मात्रा 71% क्यों है। इसके साथ साथ साइंटिस्ट भी इसको मानते हैं कि कोमेट से जो पानी धरती पर आया है उसने भी सरफेस वाटर को बढ़ाने में अपना योगदान दिया है। लेकिन ज्यादातर पानी जो हमें समुद्र में दिखता है वो उन्हीं रॉक्स में मौजूद था जिससे पृथ्वी का निर्माण हुआ है। अब ये एक्साइटिंग जानकारी इसलिए है दोस्तों क्योंकि इससे हमें पृथ्वी का एक अनसुलझा राज पता चल गया है। लेकिन सोचिए, इससे हमारी स्पेस एक्सप्लोरेशन किस हद तक बदल गई होगी। कॉमेट वाले थ्योरी को माना जाता तो मार्स या दूसरे प्लैनेट्स पे पानी तभी संभव था जब करोड़ों की संख्या में कॉमेट्स टकराते। लेकिन अगर हम अब दूसरे प्लैनेट्स पर पानी की खोज करते हैं तो हमें आइस या लिक्विड पानी की ही खोज नहीं करनी है। अगर वो मिल जाए तो अच्छा है, लेकिन वो नहीं मिले तो हम उनके अंदर के रॉक्स को स्टडी कर सकते हैं। ये जानने का भी प्रयास कर सकते हैं कि क्या उनके अंदर पानी है, क्योंकि सभी प्लैनेट्स एक ही तरह के रॉक से बने हैं। तो मुमकिन है हमें ये ECS मेंटल और कोर में नजर आएगी। उम्मीद है आपको इस वीडियो के माध्यम से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें।